नमस्कार दोस्तों, मैं टिकम चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, और आज अपन गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में ये पढ़ेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का किस प्रकार डिक्लाइन हुआ, क्या कारण थे, और इसकी जो अंतिम शासक है वो किस प्रकार की उनकी उपलब्धियां हैं, क्या इन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, उन सभी के बारे में आज अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन ये सबसे खास बात यह है कि जो अक्सर अपन महत्वपूर्ण शासकों के टाइम पीरियड तो अपन को पता रह जाते हैं, लेकिन जो कि अंतिम समय के जो शासक होते हैं जो बहुत कम समय तक शासन करते हैं, उनके एक तो क्रम यानी उनका वंश क्रम जानने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज अपन उसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देखेंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन ने जस्ट पिछली क्लास में देखा था कि महिपाल प्रथम के बारे में, कि महिपाल प्रथम की क्या उपलब्धियां थी, और महिपाल प्रथम के दरबार में रहने वाले राजशेखर ने उसे कौन सी उपाधियां दी थी, उन सब के बारे में देखा था। और यह भी देखा था कि उसने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी। उन विजय को कारण राजशेखर ने महिपाल को आर्यवर्त का महाराजा कहा है। अब इस महिपाल से आगे की चर्चा करते हैं अपन कि महिपाल से आगे कौन शासक बनता है। तो देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, किसका? गौरीशंकर। देखो, राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसको जीएस ओझा भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, क्या कहते हैं कि विनायक पाल का पुत्र, विनायक पाल की पत्नी प्रसाधना देवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय शासक बना। और इसके अंतिम समय से, जैसे महेंद्रपाल द्वितीय शासक बना तो ये 2-3 साल तक शासक रहा, लेकिन इसके अंतिम समय से क्या हुआ, मौर्य एम्पायर का पतन होना प्रारंभ हो गया। जो सामंत लोग हुआ करते, जो इनके अधीन थे पहले, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, और उन्होंने जो कि प्रतिहार साम्राज्य था, उस साम्राज्य को अलग अलग भागों में क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, और एक नए राजपूत वंशों का उदय हुआ, जो अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं। तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो महेंद्रपाल द्वितीय के शासक बना, और इसके अंतिम समय में, इसके शासन के अंतिम समय में प्रतिहार साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, तथा सामंत स्वतंत्र होकर शासन करने लगे। ये किसका कमेंट है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि महिपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 914 से लेकर अपन ने 945 तक पढ़ा, इसके बाद में कुछ समय के लिए विनायक पाल रहा होगा, उनका मानना है। उसे विनायक पाल की पत्नी प्रसाधना देवी से, यानी महिपाल की रानी प्रसाधना देवी से किसका जन्म हुआ? महेंद्रपाल द्वितीय का जन्म हुआ। इसी महेंद्रपाल द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ, प्रतिहार साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, और साथ ही सामंत स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। तो इसके बाद में शासक कौन बनेगा? अपन विनायक पाल भी मान सकते हैं बीच में, ये विनायक पाल प्रथम हो जाएगा आपका।
ये 945 से लेकर लगभग 948 तक। ये विनायक पाल के बाद में महेंद्र पाल द्वितीय। देखो इनका टाइम पीरियड कोई नहीं पूछेगा अभी नीचे वालों को, बस हो सकता है कि इनका वंश क्रम पूछ सकता है कि हाँ इसके बाद क्रम बताइए भाई, कौन सा शासक कौन पहले बना, क्रम से पूछ सकता है आपको भाई इनमें से कौन कौन पहले बने, फिर उसके बाद बना, फिर इसके बाद बना, उसके बाद बना। तो हो सकता है इसे क्रम पूछ सके, लेकिन ये कभी भी नहीं पूछता है कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, कोई भी नहीं पूछता है। क्योंकि देखो ये अपने लिए कोई प्रमाणिक सोर्स नहीं है, अपने इनकी जो तिथियां निकाली हैं वो अभिलेखिक साक्ष्यों और अन्य कुछ साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निकाली है, जो अपन ये कह सकते हैं कि अनुमान मात्र है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अनुमानों में से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आएंगे तो केवल ऑथेंटिक बात पर ही क्वेश्चन करेगा। ठीक है, और ऑथेंटिक ये है कि हाँ ये इसके बाद में ये बना, इसके बाद में ये बना, इसके बाद में ये बना, लेकिन टाइम पीरियड कभी नहीं पूछेगा आपको। टाइम पीरियड उन्हीं की पूछता है जो बहुत बड़े शासक हो। ठीक है, जैसे महिपाल प्रथम से पहले पहले के टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक बात है। तो महेंद्र पाल द्वितीय लगभग 948 से 949, लगभग 1.5 साल तक शासक रहा। ठीक है, अब देखिए यहां तक के शासक, इसके बाद में अपन ने एक मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है कि इसके बाद में कौन कौन से शासक आएंगे। तो इसके मैंने एक ट्रिक बनाई कि देवी की, ध्यान रखना ये कोई वो नहीं है, देवी की, मही, विजय, मही विजय, रात्रि, यस। ठीक है, यहां पर देवी में 2 शब्द है तो इनके 2 शासक होंगे। ये इसका कुछ भी नहीं होगा, मही तो इसका हो जाएगा, विजय का हो जाएगा, रा से हो जाएगा, त्रि से हो जाएगा, यस से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इनको क्रम से लिख देता हूं। तो देश इससे क्या हो जाएगा, देवपाल, क्या हो जाएगा, देवपाल। फिर इससे क्या हो जाएगा, विनायक पाल। अब आपको पता है विनायक पाल पहले प्रथम हो चुका है तो विनायक पाल द्वितीय हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन हो जाएगा आपका, महिपाल द्वितीय, क्योंकि महिपाल प्रथम आ चुका है आपका, तो महिपाल द्वितीय। फिर विजयपाल, ठीक है, देवपाल फर्स्ट बाजी आया है तो विजय देवपाल, और ये विजयपाल फर्स्ट बाजी आया है। फिर राज से राज्यपाल, ये अपने वाला राज्यपाल नहीं है ना, ये संविधान में जो राज्यपाल है वो राज्यपाल नहीं है, ये शासक है, इसका नाम है राज्यपाल। ठीक है, कहीं इसको गवर्नर समझ लो तुम। ठीक है, इसके बाद में त्रिलोचन पाल, और यश से यशपाल, जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासन था। इसके बाद में प्रतिहार वंश समाप्त। तो समझ में आया आपको, ट्रिक समझ में आई, नहीं समझ में आई ये याद कर लेना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता यहां से। बस कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ शासकों की जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा यहां पर। तो देवी की मही विजय रात्रि यश, ये आपको ध्यान रखना है भाई। कोई देवी थी, देवी ने छोटी, मही का मतलब है मही, मही में ना निश्चित, तो मही विजय, और वो रात्रि में यश प्राप्त किया, वो विजय प्राप्त करके क्या किया, रात्रि में यश प्राप्त किया। तो ये ध्यान रख लेना। दे से देवपाल हो जाएगा आपका, वी से विनायक पाल द्वितीय हो जाएगा, मही से महिपाल द्वितीय हो जाएगा, विजय से विजयपाल हो जाएगा, राज से राज्यपाल हो जाएगा, त्रि से त्रिलोचन पाल हो जाएगा, यश से यशपाल। ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। सीधा एक क्वेश्चन आता है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल था। इसके बाद में प्रतिहार सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये ट्रिक जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए ये अपन अगर इसको ऐसे क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शासक होते हैं, अपने पीछे कितने शासक पढ़ चुके हैं, इसके बाद में इनको क्रम से याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रिक ध्यान रखिए आप, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, यहां से ये भी नहीं पूछेगा इनका कालक्रम क्या है, बस ये क्रम ध्यान होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बस महेंद्र पाल द्वितीय की इतनी सी बात है कि इसके समय मौर्य, जो आपका मौर्य क्या प्रतिहार एम्पायर है ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना प्रारंभ हो गया, पतन की ओर
प्रारंभ हो गया और जो सामंत हुआ करते थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होकर स्वतंत्र व्यवहार करने लगे, यानी इसके काबू में नहीं रहे, यानी इसके जो ऑर्डर्स थे वो फॉलो करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद में कौन आएगा? देवपाल। अब देवपाल के लिए भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है, क्या कहता है? वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा वाले ध्यान रखना है अपन को, तो क्योंकि अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं तो जीएस ओझा का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ रहे अपन देवपाल। टाइम पीरियड का आपको कुछ दिन ध्यान रखना है, देवपाल के बारे में सीधी सी बात ध्यान रखनी है। तो जीएस ओझा, कौन? जीएस ओझा, समझ लेना किस ओझा की बात कर रहा हूं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहास के महान पुरोधा, महान इतिहासकार। उनका कहना है जीएस ओझा किस आधार पर? तो आहड़ लेख के आधार पर, आहड़ अभिलेख के आधार पर। किस अभिलेख के आधार पर? बेटे जी पूछा जा सकता है किस अभिलेख के आधार पर? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह माना है कि देवपाल की हत्या गुहिल शासक अल्लट ने कर दी थी। तो ध्यान रखना किस आधार पर? आहड़ अभिलेख के आधार पर। गुहिल शासक, आहड़ लेख के आधार पर कहा है कि देवपाल की हत्या गुहिल शासक, गुहिल कौन? मेवाड़ वाले। अल्लट, अल्लट जिसे आलू रावल भी कहा जाता है, ध्यान रखना, आलू रावल। कहीं बाजी अल्लट ने देकर आपको आलू रावल दे दिया ना तो आप धराशायी हो जाएंगे वहीं पर ही। ध्यान रखना, अल्लट या आलू रावल ने देवपाल को युद्ध में पराजित कर मार डाला। ठीक बात है, तो ये बात किससे पता चली अपन को? जीएस ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। किस अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर? तो आहड़ अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर। ठीक बात है, उसने कहा है कि देवपाल की हत्या किसने की? गुहिल शासक ने। और गुहिल शासक कौन? अल्लट। अल्लट ने क्या किया? देवपाल को युद्ध में पराजित करके मार डाला। तो बस देवपाल की इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा छोटा है, छोटे छोटे टाइम पीरियड है, तो वो अपन को बिल्कुल ही नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये देवपाल था। देवपाल के बाद में शासक कौन बनता है? विनायक पाल। इसकी कोई जानकारी अपने पास प्रमाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिर अपन बात करते हैं महिपाल द्वितीय की। महिपाल द्वितीय की बात से अपने पास कोई प्रमाणिक ज्यादा जानकारी है नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन विजयपाल की। इसकी अपने पास कुछ जानकारियां हैं, उनके बारे में अपन बात करें। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन विजयपाल के बारे में बात करते हैं। ये ट्रिक जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे किसकी? विजयपाल की। देखो विजयपाल के समय राष्ट्रकूट आक्रमण के बारे में पढ़ना अपन को, उससे ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। जो जो आक्रमण हुए हैं जिसके शासनकाल में, उसके बारे में अपन को थोड़ा थोड़ा देखना है। अब किसके बारे में देखेंगे अपन? विजयपाल। इसका टाइम पीरियड 960 से लेकर लगभग 984 ईस्वी तक है। ठीक बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये टाइम पीरियड, केवल अनुमान मात्र है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो विजयपाल, विजयपाल के समय क्या हुआ? इसके समय राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया। ठीक है, इसके समय 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहारों पर आक्रमण किया। आक्रमण कर बुरी तरह पराजित किया।
इस विजय में कर्षण तृतीय की सहायता गंगवाड़ी के सामंत नारसिंह या नरसिंह ने की। ठीक है, कर्षण तृतीय की हेल्प किसने की थी इस युद्ध में? तो गंगवाड़ी का सामंत था नरसिंह, उसने कर्षण तृतीय की सहायता की। और इस कर्षण तृतीय ने क्या किया? प्रतिहार शासक विजयपाल को बहुत बुरी तरह पराजित किया। और पराजित करने के बाद में कर्षण तृतीय ने गुर्जर राज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गुर्जर राज की उपाधि धारण की। यानी विजयपाल के समय अंतिम राष्ट्रकूट आक्रमण हुआ, वो किसने किया? कृष्ण तृतीय ने। इसके बाद में क्या हुआ? जैसे अब गोरी का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया, पश्चिमोत्तर भारत से क्या होने लगे? मुसलमानों के आक्रमण पर या अरबों के आक्रमण होने प्रारंभ हो गए, जिसमें मोहम्मद गोरी पहले सुबुतगीन का आक्रमण होगा, फिर गोरी का आक्रमण होगा, सॉरी गोरी का गजनी का आक्रमण होगा। ठीक बात है, गोरी तो बाद में आता है, उससे पहले गजनी के आक्रमण होंगे। ठीक है, तो गुजरात की उपाधि धारण कर ली किसने? कृष्ण तृतीय ने। ध्यान रखना, इसी चीज का फायदा उठाया किसने? इसी विजयपाल की जो कुछ अधीन सामंत थे उन्होंने, और क्या कर लिया? खुद को स्वतंत्र कर लिया। और इसके समय तो क्या हुआ? जो कि गुजर साम्राज्य था या प्रतिहार साम्राज्य था, वो कई टुकड़ों में बट गया। इसके समय तक प्रतिहार साम्राज्य कई टुकड़ों में बट गया। जहां सामंत स्वतंत्र शासन करने लगे। और वो अपन बात करते हैं कि इस समय तक उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में वह कौन से राजपूत वंश थे जो कि प्रतिहारों के उत्तराधिकारी के रूप में अस्तित्व में आए। तो पहले अपन उनकी चर्चा करते हैं। देखो उत्तर पश्चिमी भारत में कौन कौन से रहेंगे? तो पहले तो अजमेर की चर्चा करेंगे। अजमेर में कौन आए? चौहान वंश। अजमेर में कौन सा वंश अस्तित्व में आया? चौहान वंश। मेवाड़ में कौन आए? गुहिल वंश। जो पहले इनके सामंत हुआ करते थे, अपन ने पहले पढ़ा है, नागभट्ट द्वितीय के, नागभट्ट प्रथम के। ठीक है, तो इनके सामंत रहा करते थे, तो गुहिल वंश ये स्वतंत्र होने लगे। मालवा में कौन सा वंश? परमार वंश। जैजाकबूती में कौन? चंदेल वंश। कन्नौज में अब धीरे धीरे नया वंश अस्तित्व में आने लगा, वो कौन सा? गहडवाल। इसके अलावा गढ़वाल और गुजरात में चालुक्य या सोलंकी। ये वंश धीरे धीरे क्या आने लगे? प्रतिहार साम्राज्य के बाद में अस्तित्व में आने लगे। जैसे जैसे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हुआ, और कमजोर होने के साथ साथ ही क्या हुआ? जो कि पहले इनके अधीन सामंत हुआ करते थे, वे वंश या वे सामंत क्या होने लगे? स्वतंत्र होकर
अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित कर ली। और उनमें से कौन कौन से वो सामंत हुआ करते थे? तो अजमेर में चौहानों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, मेवाड़ में गुहिलों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, मालवा में परमार वंश ने स्थापित कर ली, और जेजाकभूति में चंदेल वंश ने स्थापित कर ली, कन्नौज में गायडवाल वंश ने कर ली, गुजरात में चालुक्य सोलंकी वंश ने कर ली, मारवाड़ में आपके राठौड़ वंश आ जाएंगे। ठीक बात है। अब ध्यान रखना, आपसे पूछ ले उत्तर पश्चिमी भारत में प्रतिहारों के कहां पर, उत्तर पश्चिमी मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में प्रतिहारों के उत्तराधिकारी, ठीक है, कौन थे? तो कौन बनकर उभरे उत्तराधिकारी? तो अजमेर के चौहान आए, मेवाड़ के गुहिल आए, मालवा के परमार आए, ठीक है। और मध्य प्रदेश या ग्वालियर का भी ध्यान रखना, ग्वालियर में कौन? कच्छपघात वंश। इसी ग्वालियर की वंश की एक शाखा अपने राजस्थान में आई, और राजस्थान में कहां पर? जयपुर बोल दो या आमेर बोल दो या ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवा वंश की स्थापना हुई, वो यहीं की एक शाखा थी। ठीक बात है, वो अपन जब कछवा वंश पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये स्वतंत्र सत्ता के रूप में अस्तित्व में आई। ध्यान रखना, पश्चिमी मध्य भारत में प्रतिहारों के उत्तराधिकारी के रूप में कौन अस्तित्व में आए? तो ये ध्यान रख लेना आप, ये ग्वालियर के, ठीक बात है, गुजरात के, कन्नौज की, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक बात है। अब अपन बात करेंगे, ये तो थे इसके समय आने वाली स्वतंत्र सत्ताएं, और इन्हीं को अपन बाद में पढ़ते हैं किसके रूप में? राजपूत वंश के रूप में। राजपूत वंश तो ये भी है, लेकिन इसको गुजर वंश कह दिया। राजपूत वंश के रूप में मुख्य रूप से अस्तित्व में कौन आए? ये लोग आए, क्योंकि ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलते हैं। तो ये तो था आपका विजयपाल। अब अपन बात करेंगे किसकी? विजयपाल के बाद में राज्यपाल की। देखो, राज्यपाल के समय पश्चिमोत्तर भारत से गजनी के आक्रमण होने लगे। किसके आक्रमण होने लगे? गजनी के आक्रमण होने लगे। और उन आक्रमणों के बारे में एक इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जिसका नाम आता है क्या? मोहम्मद कासिम फरिश्ता, वो फरिश्ता कहता है, और वो दो बात अलग अलग बातें कहता है। बड़ी विचित्र बात है कि वो दो आक्रमणों की चर्चा करता है और दोनों में थोड़ी थोड़ी अलग अलग बात करता है, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अपन को ध्यान रखनी है। तो अगला शासक कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके समय आक्रमण हुए पश्चिमोत्तर भारत से, ठीक है। और ये कब से कब तक शासक रहा? 990 से लेकर लगभग 1018 तक। इसलिए इसका टाइम पीरियड आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके समय क्या हुआ है? पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण प्रारंभ हो गई। अब देखिए, फरिश्ता, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, इतना लिखूंगा फरिश्ता। मोहम्मद कासिम फरिश्ता पूरा नाम है। तो फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता कहता है कि 989-90 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने राज्यपाल पर आक्रमण किया। राज्यपाल पर आक्रमण का मतलब इसका कहना है कि जो पश्चिमोत्तर भारत पर क्या किया? इसने आक्रमण किया। कहां पर? पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। किसने? सुबुक्तगीन ने। देखो, सुबुक्तगीन के आक्रमण सिंधु नदी के तट तक थे, ठीक है। और उस समय पंजाब में ब्राह्मण वंश हुआ करता था। पंजाब का मतलब आबा कश्मीर वाले इस इलाकों में कौन सा वंश शासन कर रहा था? ब्राह्मण वंश। ठीक है, तो उसके आक्रमण यहीं तक ही थे, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्षेत्र प्रतिहारों के अधीन था, तो वह कहता है कि राज्यपाल, इस समय शासक कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण
के समय राज्यपाल की सहायता दिल्ली, अजमेर, कालिंजर, कालिंजर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना। कालिंजर, शेरशाह सूरी के बारे में तो सुना ही होगा, कालिंजर में तो उसकी मौत हुई थी। कालिंजर, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के शासकों ने, कन्नौज के शासकों ने राज्यपाल की सहायता दिल्ली, अजमेर, कन्नौज के शासकों ने की। सहायता में क्या किया इन्होंने? सेना और आर्थिक, सैनिक और आर्थिक दोनों प्रकार की सहायताएं की। वो कहता है इन्होंने सैनिक और आर्थिक दोनों रूप से क्या की? राज्यपाल की सहायता की। क्योंकि देखो इसी कारण तो सुपुत्रदीन के आक्रमण यहीं तक ही हो पाए, क्योंकि वो अंदर तक नहीं प्रवेश कर पाया। लेकिन सुपुत्रदीन के बाद में मोहम्मद गोरी ने क्या किया? आक्रमण करना प्रारंभ किए। और ये फरिश्ता कहता है भाई 1008 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने, देखो गोरी के बहुत सारे आक्रमण हुए भारत पर। कहते हैं कि गोरी ने 17 आक्रमण किए। उन 17 आक्रमणों में गोरी ने अलग अलग बार अलग अलग क्षेत्रों पर क्या किए? आक्रमण किए। अब देखो गोरी ने कई बार आक्रमण किए, तो 1008 ईस्वी में जब आक्रमण किया जिसमें राज्यपाल शासक है तो मोहम्मद गोरी नहीं, गोरी का नाम क्यों आ जाता है? क्योंकि गोरी का इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके बहुत युद्ध हुए। मोहम्मद गजनवी, कौन? मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। तब अब इस समय है ना, ये शासक का नाम आनंदपाल बताता है। ये बड़ी विचित्र है, यहां पर समझ में नहीं आता कि आनंदपाल क्यों बताता है। तब आनंदपाल की सहायता उसके आसपास के शासकों ने की। तथा साथ में एक ऐसी विचित्र बात बताता है कि शासकों ने तो इसकी सहायता की बल्कि उसके राज्य की महिलाओं ने इसकी सहायता के लिए अपने गहने तक भी दान में दे दिए। ये बड़ी खास बात है, इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत विरले मिलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जरूर ध्यान रखना कि इसकी सहायता के लिए उसके राज्य की नारियों ने अपने आभूषण बेचकर सहायता की। अब आभूषण बेचकर सहायता क्या कर सकेगी? आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता क्या हो सकता है? कि सेना का गठन किया जा सकता है, अच्छी सेना खड़ी की जा सकती है। अब ये उदाहरण इतिहास में बहुत विरले मिलते हैं, और ये एक तरह का इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण हो सकता है कि किसी शासक की सहायता उस राज्य की या भारतीय नारियों ने अपने आभूषण बेचकर उसकी आर्थिक सहायता की, ताकि वो एक अच्छी सेना खड़ी कर सके और अच्छी सेना के साथ क्या कर सके? उस आक्रांता का क्या कर सके? मुकाबला कर सके। क्योंकि आपको पता है मोहम्मद गजनवी ने जब तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए तो उसने बहुत सारे राज्यों को, उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्यों को रौंद डाला। जहां पर भी जाता, जहां पर भी आक्रमण किए उसको लूटा, वहां पर स्त्रियों को लूटा, स्त्रियों को साथ क्या किए गए? बलात्कार जैसी घटनाएं की गई, उनको बंदी बनाया गया, हरम में डाल दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाओं से बचने के लिए क्या किया? स्त्रियों ने अपने आभूषणों तक को बेचकर क्या की? आनंदपाल की सहायता की। लेकिन यहां पर ये आनंदपाल का ध्यान रखना, उसने आनंदपाल का जिक्र किया है, राज्यपाल का जिक्र नहीं किया है। राज्यपाल का जिक्र सुपुत्रदीन के समय किया है। लेकिन ध्यान रखना
फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण फिर होता है इसके गजनी का। कब? 1018 ईस्वी में, दिसंबर 1018 ईस्वी में, दिसंबर 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी किस पर आक्रमण किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। अब की बार कहां पर आक्रमण किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। अब जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो क्या हुआ कि राज्यपाल बिना युद्ध करे क्या हो गया? भाग गया राज्य छोड़कर। राज्यपाल ने क्या किया? तो राज्यपाल बिना युद्ध करे राज्य छोड़कर भाग गया। अब ये बिना युद्ध करके राज्य छोड़कर भाग गया, तो ऐसे में चंदेल शासक विद्याधर नाराज हो गया इससे, और ये क्या किया? कन्नौज को छोड़कर भाग गया और भागकर गंगा और सरयू नदी के तट पर बारी को अपनी राजधानी बना लिया। अब इससे नाराज कौन हो गया? राज्यपाल से। तो जैचाकपुरी जो चंदेल शासक था ना विद्याधर, वो नाराज हो गया। उसने क्या किया? इसके विरुद्ध अपने राजाओं को कुछ संघ बनाया और इसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ये तो मारा गया, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज को क्या किया? लूटा और उसको क्या कर दिया? वहां के मंदिरों को, स्थापत्य के बड़े बड़े स्मारकों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, तोड़ डाला। क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने एक बहुत ही उपाधि भी धारण की थी जिसे बुज सिकंद कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक। क्योंकि उसने बहुत सारे भारत के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था इसने, ठीक बात है। जिसमें आपका सोमनाथ मंदिर भी आता है, जिसका 16 आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। फिर बाद में सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो पीछे से खोखरों ने इसके ऊपर पीछे से आक्रमण किया और इसको परेशान किया। तो इसका अंतिम आक्रमण 17 आक्रमण खोखरों के विरुद्ध होता है, ठीक बात है। तो मोहम्मद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल बिना युद्ध करके राज्य को छोड़कर भाग गया। तो गजनवी ने कन्नौज को अच्छे से लूटा, बढ़िया तरीके से, क्योंकि शासक ही भाग गया तो अच्छे से लूटेगा। वहां पर कत्लेआम मचाए और कहने का मतलब वहां के मंदिरों को, स्थापत्य को क्या कर डाला? नष्ट कर डाला। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये जरूर ध्यान रख लेना कन्नौज पर आक्रमण कब हुआ? तो दिसंबर 1018 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ का राज्यपाल शासक कौन था? तो राज्यपाल। तो राज्यपाल छोड़कर भाग गया। अब ध्यान रखना, इसके बाद में आगे की जो घटनाक्रम है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम, खमा गणी।